9 जून 2013 की घटना है। गोवा में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आखिरी दिन था। तब के पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह सबसे आखिर में भाषण देने आए। 25 मिनट तक राजनाथ सिंह ने सामान्य चुनावी बातें की और पार्टी नेताओं के बड़े दिल की तारीफ भी की। भाषण के आखिर में राजनाथ सिंह ने कहा कि मैंने फैसला किया है कि केंद्रीय स्तर पर भी सेंट्रल कैंपेन कमेटी बनाई जाए और मैं नरेंद्र मोदी को उस सेंट्रल कैंपेन कमेटी का चेयरमैन घोषित करता हूं। दरअसल इस फैसले की सुगबुगाहट तो थी, लेकिन इस मीटिंग में ऐसी किसी घोषणा की उम्मीद नहीं थी। पार्टी के कई नेता इस फैसले से सहमत नहीं थे। मंच पर मोदी को देने के लिए गुलदस्ता तक नहीं था। ऐसे में राजनाथ सिंह ने किसी और को दिया हुआ गुलदस्ता उठाया और मोदी के हाथों में थमा दिया। इस ऐलान के साथ ही 2014 लोकसभा चुनाव के पूरे कर्ता धर्ता मोदी बन गए। राजनाथ सिंह की यह घोषणा नरेंद्र मोदी के भारत का प्रधानमंत्री बनने की दिशा में बड़ा कदम था। हालांकि नरेंद्र मोदी ने इसकी तैयारी काफी पहले शुरू कर दी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन की। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी के प्रधानमंत्री बनने की कहानी और उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, बीजेपी की सियासत में नरेंद्र मोदी का सीधा दखल तब शुरू हुआ था जब 1987 में संघ ने उन्हें गुजरात का संगठन सचिव बनाया। उस समय गुजरात बीजेपी में शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल का दबदबा था। 1995 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली और केशुभाई सीएम बने। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में वाघेला खेमे के किसी भी विधायक को जगह नहीं दी। इधर वाघेला भी पलटवार के लिए सही मौके की तलाश में थे। सितंबर 1995 में सीएम केशुभाई अमेरिका के दौरे पर गए और इधर वाघेला ने 55 विधायकों के साथ सरकार गिराने की साजिश रच डाली। मसला हल करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को अहमदाबाद जाना पड़ा। 2 दिन तक मान मनोवल चलता रहा। केंद्रीय नेतृत्व को शंकर सिंह वाघेला की 3 शर्तें माननी पड़ी। सबसे बड़ी शर्त के मुताबिक केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा। वाघेला समर्थक विधायकों को मंत्री बनाया गया और नरेंद्र मोदी को सूबे की सियासत से हटाकर दिल्ली में राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। 1995 से लेकर 1997 तक गुजरात में राजनीतिक उठापटक चलती रही। इस दौरान 3 मुख्यमंत्री बने, लेकिन कोई भी लंबे वक्त तक सरकार नहीं चला सका। आखिरकार 1998 के चुनाव में बीजेपी ने गुजरात विधानसभा में बड़ी जीत दर्ज की। 4 मार्च 1998 को केशुभाई पटेल दूसरी बार प्रदेश के सीएम बने। केशुभाई के कार्यकाल के दौरान गुजरात में भूकंप और सूखे ने भयंकर तबाही मचाई थी। उनका प्रशासन आपदा प्रबंधन में बुरी तरह नाकाम रहा था। संघ केशुभाई के काम से खुश नहीं था। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। वहीं नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहकर गुजरात का रास्ता बना रहे थे। वो अक्सर संघ के हेडक्वार्टर केशव कुंज में देखे जाते। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में केशुभाई पटेल के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया था। यहां तक कि उन्होंने दिल्ली में कुछ संपादकों से केशुभाई के खिलाफ नकारात्मक खबरें करने को भी कहा था। आउटलुक के संपादक विनोद मेहता ने अपने संस्मरण में ऐसी ही एक मुलाकात का जिक्र किया है। विनोद मेहता के मुताबिक मैं पार्टी के दिल्ली ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी नरेंद्र मोदी मेरे ऑफिस आए। वह कुछ कागज लेकर आए थे जिनसे साबित होता था कि गुजरात के सीएम केशुभाई कुछ गलत कर रहे हैं। मोदी की ये कोशिशें रंग लाई और पार्टी नेतृत्व ने केशुभाई को सीएम पद से हटाने का फैसला कर लिया। लेकिन अब सवाल था कि नया सीएम किसे बनाया जाए। इसमें मोदी के आरएसएस, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी से रिश्ते काम आए। 1995 में गुजरात छोड़ने के 6 साल बाद यानी कि 2001 में नरेंद्र मोदी की गुजरात वापसी हुई। केशुभाई पटेल को हटाकर उन्हें सीएम बनाया गया। लेकिन दोस्तों, इसका भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुझे पीएम वाजपेयी ने बुलाया था।
उन्होंने मुझसे कहा कि पंजाबी खाना खा खाकर आप मोटे हो गए हो, आपको वजन कम करना चाहिए, यहाँ से जाइए, दिल्ली छोड़ दीजिए। मैंने पूछा कि कहाँ जाऊं? उन्होंने कहा गुजरात जाइए, वहां आपको काम करना है। मुझे यह अंदाजा नहीं था कि अटल जी मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मोदी को मुख्यमंत्री बने साल भर भी नहीं हुआ था कि 2002 में गुजरात में दंगे हो गए। इसमें करीब 1000 लोगों ने जान गंवाई। दंगों के करीब 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन 3 महीने पहले ही करा लिए गए। इसमें मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने कुल 182 में से रिकॉर्ड 127 सीटें जीत ली। मोदी दूसरी बार सीएम बने, इसके बाद 2007 में तीसरी बार और 2012 में चौथी बार गुजरात के सीएम बने। बतौर सीएम अपने आखिरी कार्यकाल में मोदी ने पूरे गुजरात में सद्भावना यात्रा निकाली थी। उनके महत्वाकांक्षी इरादे पहली बार इस रैली के जरिए ही सामने आए। मोदी ने गुजरात में व्यापार को बढ़ावा देकर गुजरात मॉडल को चर्चा में ला दिया था। मार्च 2012 में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर मोदी मीन्स बिजनेस शीर्षक वाली कवर स्टोरी छपी थी। 2009 से 2012 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे हरीश खरे अपनी किताब हाउ मोदी वन इट में लिखते हैं कि मोदी ने बीजेपी के बाहर के अपने सभी सहयोगियों को आक्रामक रूप से सक्रिय करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले कॉरपोरेट जगत के लोगों को अपने पक्ष में किया। इसके बाद बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर जैसी धार्मिक हस्तियों को अपने फेवर में कर लिया। हरीश खरे लिखते हैं कि यह वो वक्त था जब मोदी ने गुजरात का इस्तेमाल केंद्र की कांग्रेस सरकार पर हमले के लिए करना शुरू कर दिया था। नरेंद्र मोदी मनमोहन सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई, डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत पर बयान दे रहे थे। 22 जनवरी 2013 को महाराष्ट्र में पूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। इसमें नितिन गडकरी का नाम भी सामने आया। उन्हें बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। नए अध्यक्ष बने राजनाथ सिंह। हरीश खरे कहते हैं कि मोदी के लिए गडकरी की जगह राजनाथ सिंह का अध्यक्ष बनना फायदेमंद रहा, क्योंकि गडकरी की तुलना में उनके लिए राजनाथ सिंह को मैनेज करना आसान था। इतिहासकार और लेखक गौतम चिंतामणि अपनी किताब राजनीति अ बायोग्राफी ऑफ राजनाथ सिंह में लिखते हैं कि अध्यक्ष बनने के कुछ हफ्ते बाद ही राजनाथ सिंह ये समझ चुके थे कि पार्टी कैडर के बीच मोदी को बीजेपी का नेतृत्व सौंपने का विचार मजबूत हो रहा है। हालांकि उन्हें पार्टी के अंदर मोदी के विरोध का भी अंदाजा था। बीजेपी की एक बड़ी लॉबी नरेंद्र मोदी को चुनावी चेहरा बनाने के लिए लामबद्ध हो चुकी थी। उधर आडवाणी खेमे को इस बात का अंदाजा था कि जून 2013 में होने वाली गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके चलते आडवाणी समेत कई नेताओं ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। गौतम चिंतामणि लिखते हैं कि इसी बीच बीजेपी गठबंधन की बरसों पुरानी सहयोगी पार्टी जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार ने राजनाथ सिंह को फोन किया और मोदी के नाम पर अपनी असहमति जताई। राजनाथ सिंह का कहना था कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड मोदी को कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपेगा। नीतीश इस पर भी नहीं माने। गौतम चिंतामणि लिखते हैं कि अगर बैठक में मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के निर्णय पर आम सहमति ना बनती और बैठक बेनतीजा रहती तो गलत मैसेज जाता। इसलिए राजनाथ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बैठक के लिए मोदी जब गोवा पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। तब के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने मोदी का समर्थन किया और आखिरकार 9 जून को राजनाथ सिंह ने चुनाव समिति के अध्यक्ष के पद के लिए मोदी के नाम की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद नीतीश कुमार ने राजनाथ सिंह को फोन करके कहा कि उन्होंने गठबंधन से अलग होने का निर्णय ले लिया है। राजनाथ सिंह का कहना था कि चुनाव समिति की जिम्मेदारी देने के अलावा अभी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए उसी पल सब साफ हो गया था जब राजनाथ सिंह ने मोदी को नेता कहा था। इधर आडवाणी अपने ब्लॉग में शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह का जिक्र कर रहे थे। अगले ही दिन यानी 10 जून को आडवाणी ने पार्टी के सभी पदों से अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने राजनाथ सिंह को पत्र में लिखा कि पिछले कुछ समय से मैं अपने आप को पार्टी में सहज नहीं पा रहा हूं।
मुझे नहीं लगता कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस पार्टी को बनाया, खड़ा किया, ये वही पार्टी है। बीजेपी दिशा भटक चुकी है। इस पत्र को मेरा इस्तीफा समझा जाए। इसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं की आडवाणी के घर तक दौड़ शुरू हो गई। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं इस्तीफा स्वीकार नहीं कर सकता। मोदी को चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन बनाने का फैसला सबकी सहमति से लिया गया था, ये बदला नहीं जाएगा। आडवाणी के घर पहुंची सुषमा स्वराज ने कहा कि मैं उनके इस्तीफे से हैरान हूं। हालांकि ये भी भरोसा जताया कि वो आडवाणी को मना लेंगी। आडवाणी के करीबी माने जाने वाले वेंकैया नायडू, पार्टी के तब के महासचिव अनंत कुमार और प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी भी आडवाणी के घर पहुंचे। आडवाणी को मनाने की कवायद सफल हुई। 11 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत से फोन पर बात करने के बाद आडवाणी ने इस्तीफा वापस ले लिया। बीजेपी की इस रस्साकसी पर कांग्रेस कटाक्ष कर रही थी। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने कहा कि रक्त बीज से जब दूसरा रक्त बीज पैदा होता है तो वह ज्यादा ताकतवर होता है। सब बीजेपी नेता समझ रहे हैं कि अगर ये पहलवान यानी कि मोदी दिल्ली आ गया तो हमारा क्या होगा। दिल्ली की सियासत में पैर जमाने में मोदी को संघ का सहयोग मिला, इसकी अपनी वजह थी। वरिष्ठ पत्रकार पीआर रमेश के मुताबिक 15 मार्च 2013 को जयपुर में आरएसएस की बैठक में ही यह तय हो गया था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और उत्तर प्रदेश के एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। 31 मार्च 2014 को ओपन मैगजीन में पीआर रमेश ने इसके बारे में विस्तार से लिखा है। रमेश के मुताबिक बीजेपी में आंतरिक कलह थी। संघ को लगा कि उसका दखल जरूरी है। कांग्रेस की हार सुनिश्चित करने के लिए नरेंद्र मोदी जैसा ऊर्जावान व्यक्तित्व संघ परिवार की पहली पसंद था, बावजूद इसके कि मोदी के संघ से रिश्ते अच्छे नहीं थे। हरीश खरे लिखते हैं कि मोदी के लिए संघ का ये प्रेम अचानक नहीं उपजा था। 2010 से ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। संघ को चिंता थी कि यूपीए सरकार संघ के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती थी। 2010 में ये खबरें छपने लगी थी कि जांच एजेंसियां कई मुस्लिम पूजा स्थलों पर हुए आतंकी हमलों में हिंदुओं के शामिल होने की सबूत जुटा रही है। 25 अगस्त 2010 को केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने पहली बार भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। हरीश खरे लिखते हैं कि जब संघ भगवा आतंक को लेकर असहज स्थिति में था, उसी वक्त मोदी कथित इशरत जहां एनकाउंटर के मामले में असहजता का सामना कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जांच एजेंसियां पहले अमित शाह को और फिर खुद मोदी पर शिकंजा कसने जा रही है। शाह मोदी के सबसे करीबी और वफादार साथी थे। उन्हें राज्य में गृह मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। 25 जुलाई 2010 को शाह गिरफ्तार हुए और कुछ दिन जेल में भी रहना पड़ा। इन सब के बीच मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 2012 का गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ा। बीजेपी 182 में से 115 सीटों पर जीती। इस चुनाव से साफ हो गया कि कांग्रेस का सामना मोदी ही कर सकते हैं। हरीश खरे लिखते हैं कि 2014 के चुनाव में संघ का सीधा दखल दिखा। संघ ने न सिर्फ मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने का रास्ता साफ किया, बल्कि कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिया गया कि वह बीजेपी के लिए पुरजोर मेहनत करे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने विजयादशमी के भाषण में 100% वोटिंग की अपील की। इमरजेंसी के बाद यह पहली बार था कि जब संघ युद्ध स्तर पर चुनाव अभियान में जुटा हुआ था। करीब 3 महीने बाद 13 सितंबर 2013 को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। वरिष्ठ पत्रकार पीआर रमेश के मुताबिक दोपहर करीब 3 बजे बोर्ड की बैठक के लिए आडवाणी अपने आवास से निकलने ही वाले थे कि गडकरी का फोन आ गया। उन्होंने बताया कि बैठक में नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने का फैसला लेना है। आडवाणी ने राजनाथ सिंह को एक पत्र में लिखा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं परेशान हूं। अब बेहतर होगा कि मैं बैठक में शामिल ना हूं। लालकृष्ण आडवाणी को छोड़कर 12 सदस्यीय बोर्ड का हर सदस्य इस बैठक में शामिल हुआ। इसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया।
गौतम चिंतामणि लिखते हैं कि संघ और बीजेपी के नेता चाहते थे कि मोदी के नाम की घोषणा के वक्त आडवाणी बैठक में मौजूद रहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आडवाणी का कहना था कि मोदी को उम्मीदवार बनाने से कांग्रेस के खिलाफ महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे ठंडे बस्ते में चले जाएंगे और गुजरात के विवादास्पद सीएम का मुद्दा उछाला जाएगा। आडवाणी की शिष्या सुषमा स्वराज ने भी अपनी आपत्तियां बोर्ड के सामने रखी थी, लेकिन अरुण जेटली और वेंकैया नायडू जैसे नेताओं ने उन्हें समझा लिया। बाद में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुषमा एकजुटता दिखाते हुए मोदी के बगल में बैठी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में उनके समकक्ष रमन सिंह ने ट्वीट करके मोदी की उम्मीदवारी का समर्थन किया। जेडीयू ने मोदी के नाम की घोषणा के बाद गठबंधन तोड़ दिया, वहीं दूसरी सहयोगी पार्टी शिवसेना और अकाली दल ने इस फैसले का स्वागत किया। 27 फरवरी 2014 को बीजेपी ने लोकसभा सीट के उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी। बीजेपी नेताओं का कहना था कि मोदी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, वाराणसी और बड़ोदरा। वाराणसी के मौजूदा सांसद मुरली मनोहर जोशी को इस बारे में आरएसएस के भैयाजी जोशी ने पहले ही बता दिया था, लेकिन जोशी अड़ गए कि उन्हें पार्टी ने व्यक्तित्व रूप से इस बारे में नहीं बताया। गौतम चिंतामणि कहते हैं कि जोशी ड्रामा क्वीन की भूमिका में थे। बीजेपी के नेता उन्हें मनाते रहे, लेकिन वे अड़े रहे। आखिर में 13 मार्च 2014 को यूपी में बीजेपी के प्रभारी अमित शाह ने जोशी से साफ शब्दों में कहा कि उन्हें कानपुर से चुनाव लड़ना होगा। 15 मार्च को उम्मीदवारों की अगली सूची आई। इसमें वाराणसी के कॉलम के आगे लिखा था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया और नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, आइए बात करते हैं उन किस्सों की जिसने नरेंद्र मोदी को पीएम मोदी बनाया। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 24 फरवरी 2002 को राजकोट 2 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और करीब 14,000 वोट से जीते। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगी और 59 कार सेवकों की मौत हो गई। इसके बाद गुजरात के कई इलाकों में भीषण दंगा फैल गया। गुजरात दंगे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी, जिसे दंगों से जुड़े 9 मामलों की जांच करनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी। यह आदेश पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की शिकायत पर दिया गया था। एसआईटी ने मोदी को 11 मार्च 2010 को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उनको आरोपों पर जवाब देने के लिए बुलाया गया था। जांच के बाद फरवरी 2011 में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट में मोदी को क्लीन चिट दी गई। जाकिया जाफरी ने मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ पिटीशन दायर की। 27 दिसंबर 2013 को कोर्ट ने जाकिया की याचिका खारिज कर दी और एसआईटी ने मोदी को क्लीन चिट देते हुए अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। दूसरी तरफ दंगों के बाद दिसंबर 2002 में गुजरात विधानसभा चुनाव हुए और इस बार मोदी राजकोट 2 के बदले मणिनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। इस बार जीत का अंतर 75,000 से ज्यादा था। बीजेपी भी प्रचंड बहुमत से जीती। इसके बाद लगातार मोदी मणिनगर सीट से करीब 1 लाख वोट से जीतते रहे। 2002 के गुजरात दंगों के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात दौरे पर गए। पत्रकारों ने अटल बिहारी वाजपेयी से सवाल किया तो उन्होंने अपनी चिर परिचित शैली में कहा, मुख्यमंत्री के लिए मेरा सिर्फ एक संदेश है कि वह राजधर्म का पालन करे। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। तब उनके बगल में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे थे। बीच में ही नरेंद्र मोदी ने कहा, हम भी वही कर रहे हैं साहब। इसके बाद वाजपेयी जी ने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। दोस्तों, एक और किस्सा 12 अप्रैल 2002 का है।
गोवा में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। आडवाणी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि गोवा के सफर में वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थे। उनके अलावा विदेश मंत्री जसवंत सिंह और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अरुण शौरी भी जहाज में बैठे थे। गुजरात की चर्चा हुई तो जसवंत सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा कि वह क्या चाहते हैं। अटल जी ने कहा कि कम से कम इस्तीफे का ऑफर तो करते। मोदी को कम से कम इस्तीफे की पेशकश करनी चाहिए थी। गोवा पहुंचने के बाद आडवाणी जी ने मोदी से कहा कि उन्हें इस्तीफे की पेशकश करनी चाहिए। बैठक में मोदी ने गोधरा और बाद के घटनाक्रम के बारे में विस्तार में बताया। उन्होंने अपने भाषण के आखिर में कहा, फिर भी सरकार के मुखिया के बतौर में अपने राज्य में जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मोदी के इतना कहते ही बैठक का हॉल इस्तीफा मत दो के शोर से गूंज उठा। वाजपेयी हालात समझ गए और बोले, इस पर बाद में फैसला लेंगे। दोस्तों, मोदी के युग में बीजेपी ने संख्या बल, राज्यों में सरकार और वोट शेयर के मामले में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हासिल की। मोदी युग से पहले बीजेपी ने 1999 के लोकसभा चुनाव में अधिकतम 182 सीटें जीती थी। 2014 में नरेंद्र मोदी के कमान संभालने के बाद 282 सीटों के साथ पहली बार अकेले पूर्ण बहुमत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़कर 303 हो गई। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। 2018 तक 21 राज्यों की सत्ता में बीजेपी आ चुकी थी। बीजेपी ने 2014 के बाद अपना कैडर भी बढ़ाया। बीजेपी के मुताबिक 2015 में पार्टी के 11 करोड़ रजिस्टर्ड सदस्य थे। 2019 में जब बीजेपी का सदस्यता अभियान खत्म हुआ तो यह तादाद 7 करोड़ बढ़ा, यानी कि कुल 18 करोड़ हो गई थी। कार्यकर्ताओं के लिहाज से बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और इस तरह आज भी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर विराजमान हैं और देश को चला रहे हैं। दोस्तों, आज के किस्सों के सफर में यहीं तक। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।